हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक सिपाही बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा, क्योंकि मेरे घर में पहले भी मेरे दादाजी और उसके बाद मेरे पिताजी एक सोल्जर थे। इसीलिए बचपन से ही ये तो मेरा तय हो गया था कि मुझे एक सोल्जर ही बनना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं बड़ा होता गया। आपको ब्रिटिश सेना की एक खास बात बताता हूँ। वो लोग आर्मी से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने पर विश्वास रखते थे और इसी वजह से उन्होंने लगभग पूरी दुनिया में राज किया था। और इसी का एक सबसे बड़ा जरिया था डर, लोगों को उस चीज से डराना जिसके बारे में कोई ना जानता हो। इन सारी घटनाओं के बारे में आपको कभी भी हिस्ट्री की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी घटनाएं हुई थी और मैं इन सब का हिस्सा था। अपने दुश्मनों को हराने के लिए हमने कई बार ऐसे दरवाजे खोले जो कि शायद कभी नहीं खोलने चाहिए थे। और एक ऐसी ही घटना को मैं अपनी आंखों के सामने देख चुका हूं। पोस्टिंग के बाद सबसे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड में भेजा गया। उस टाइम पे साल 1969 था। वहां के क्रिश्चियन लोग आपस में और ज्यादा लड़े जा रहे थे। धीरे धीरे मेरी पोस्टिंग चलती रही और 2 साल बीत गए और मैं उस टाइम पर कैप्टन बन चुका था। मेरे अंडर में एक पूरा इंटेलिजेंस ग्रुप था। इसी के साथ मेरा दूसरा टूर आया जो कि था डेरी के लिए, जहां पर हमारे एक बड़े दुश्मन थे, IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो कि कई लोगों को मारते, बॉम्ब ब्लास्ट करते और न जाने क्या क्या। उसी टाइम पर मैं उससे पहली बार मिला था। स्टैनली ब्लैक, दिखने में काफी हट्टा कट्टा इंसान, कभी भी वो आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं पहनता था। एग्जैक्टली मुझे कभी नहीं पता चल पाया कि वो काम किसके लिए करता था। शायद M15 या M16 के लिए, जो कि हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, लेकिन मुझे पक्का कभी नहीं पता चल पाया। यहाँ तक कि इस बारे में भी किसी को नहीं पता था कि वो किस तरह के ऑपरेशंस करता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो हर जगह पे जा सकता था, ब्रिटिश आर्मी के किसी भी जगह पर, किसी भी सीक्रेट बेस पर, और उसे कभी कोई नहीं रोकता था। उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 के आसपास की होगी। दिखने में एक अच्छा खासा जेंटलमैन, बिल्कुल तेज दिमाग वाला। मैं उसकी हमेशा से इज्जत करता था, लेकिन उससे मुझे एक अजीब सा डर लगता था हमेशा से। उसकी बातों से मैं हमेशा जान पाता था कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और बात जब कुछ भी की है तो कुछ भी। 1972 में मैं ज्यादातर समय स्टैनली के आसपास में ही रहा। हम लोग आपस में काफी बातें करते और हमने साथ में काफी काम किया। IRA की वजह से वहां पर बढ़ते हुए दंगों के लिए स्टैनली ने एक तरकीब बताई, जो कि इसने केन्या में भी इस्तेमाल करी थी। लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाना, लोगों को डरा के रखना किसी ऐसी चीज से जिससे लोग सही में डरते हों। उसने कई ऐसे काम किए जो कि बहुत ही ज्यादा घिनौने थे। मरी हुई बिल्लियों को चर्च के बाहर फेंकवाना और न जाने क्या क्या। पूरे शहर में एकदम अफरा तफरी मच गई कि शहर में शैतानी गतिविधियां हो रही हैं। इसके बाद भी उसका प्लान काफी बड़ा था, लेकिन मुझे कुछ खास पता नहीं था, क्योंकि मेरा टूर 72 के लास्ट में जाकर खत्म हो गया था और मैं वापस से इंग्लैंड आ गया। उन सारी जगहों के बारे में मैं भूलना चाहता था। इंग्लैंड में मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद 1974 में मैं अपने तीसरे टूर के लिए साउथ अरमांग में गया। यहाँ पर भी वायलेंस बहुत ही ज्यादा था और उसे कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। उस जगह पर मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार चल रही थी और उस टाइम पर स्टैनली ब्लैक मेरी जिंदगी में वापस आया। 2 साल से ज्यादा समय हो गया था, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ था, आखिर वो कर क्या रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी
कि मैं जहाँ पर भी जाता वहाँ पर हर कोई स्टैनली ब्लैक को ज़रूर जानता था। न जाने ऐसा क्या था उसमें। स्टैनली की बात जहाँ पर भी होती उसके साथ दो चीज़ों की बात ज़रूर होती, उसके दिमाग, उसकी काम करने की कैपेसिटी और भी बहुत कुछ। लेकिन उसकी एक सबसे खतरनाक साइड थी, काला जादू, पैरानॉर्मल चीज़ें। मैं इन सब पे बिलीव नहीं करता था, क्योंकि जितना टाइम मैं उसके साथ रहा था मुझे यही लगता था कि वो ये सब चीज़ें बस फेक करता है। लेकिन उस एक टेलीफोन कॉल ने मेरी काफ़ी हद तक लाइफ चेंज कर दी थी। अचानक से यूँ 2 साल बाद टेलीफोन पर स्टैनली की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, किसी भी वजह से। पर उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रही थी। हमारी बात भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था कि वो मानो कोई पर्ची पढ़ रहा हो। उसने कहा कि वो दिल्ली सिटी के पास में है अभी, और अभी वो एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाले हैं, और अगर ये चीज़ काम कर जाती है तो ये पूरी जंग ही बदल देगी। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, जो कि जीत के लिए हर वो काम करने को राज़ी हों जो कि ज़रूरी है। उसका ये सुनने में बहुत ही अजीब ऑपरेशन मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। चाहता तो मैं मना कर देता, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ और मैंने हाँ कह दिया। मेरे ट्रांसफ़र का पूरा अरेंजमेंट उसने कर दिया था और मैं सीधा डेयरी में ही जाके पहुंचा। उस टाइम पर भी वहां पर दंगे चल रहे थे। जब मैं अपने बैरक में पहुंचा तो वहां पर मुझे पता चला कि स्टैनली उस जगह पर नहीं है और वो एक सीक्रेट ऑपरेशन बेस में है, जो कि वहां से कुछ दूरी पर समुद्र तट के पास में है। पता नहीं कैसे, पर स्टैनली ने मेरे को वहां तक पहुंचवाने के लिए एक बोट हायर करवा ली थी। मुझे ये सब काफी अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास मना करने का कोई चांस नहीं था। रात के समय हम लोग उस बोट से समुद्र से उस जगह पर जा रहे थे। तकरीबन नॉर्थ अटलांटिक सी के पास जाकर हम उस लोकेशन पर पहुंच गए, और मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि स्टैनली ने अपने कमांड में एक पूरी की पूरी मिलिट्री बोट हायर करी हुई थी, जिसका नाम HMS रैम्सगेट था। इस शिप पर मैं पहले भी जा चुका था, जो कि सैनिकों को इधर से उधर भेजती थी, जिससे कि सैनिक इधर से उधर जाते थे। शिप पर पहुंचते के साथ ही मैं स्टैनली से मिला। उस शिप पर ज्यादा लोग नहीं थे। स्टैनली, 2 आर्मी टेक्नीशियन जिनका नाम फ्रेजर और पेज था, 2 मिलिट्री के जवान जिनका नाम बॉल और मैक था। स्टैनली को देखकर एक बार को तो मैं चौंक ही गया। जो बंदा पहले सूट वूट पहनकर एकदम अच्छे से बन के रहता था, वो अभी एकदम गंदे कपड़ों में था। ऐसा लग रहा था कि न जाने वो क्या कर रहा हो इस जगह पर। एक पुराने दोस्त की तरह उसने मेरा स्वागत किया। उस बोट पर हम सब के अलावा कोई और भी था, एक 20 साल की लड़की, ओरला। उससे मैं 2 साल पहले मिला था। दरअसल 2 साल पहले जब मैं उससे मिला था तब वो एक ब्रिटिश सिपाही से प्यार करती थी, लेकिन फिर काफी बुरी घटनाएं हुई। वो सिपाही उसे छोड़कर वापस इंग्लैंड चला गया, और ओरला को उसके परिवार वालों ने बहुत ही ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। उस लड़की के हाथ पांव को काफी हद तक काट कर उसे टॉर्चर करके चौराहे पर लटका दिया गया था। लेकिन किसी तरीके से जब हम पे ये खबर आई तो हमने उसे बचा लिया। ओरला को हम लोगों ने इसलिए बचाया था ताकि हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर बाद में उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद से कभी मैं उस लड़की से बात नहीं कर पाया। और आज वो लड़की शिप के ब्रिज पर खड़ी थी। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। स्टैनली ने वहां पर एक चेम्बर बनवा रखा था, जिसके अंदर वो लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उस चेम्बर में ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे लग रहे थे और हम लोग बाहर बैठे थे। मुझे नहीं पता था कि वहां पर होने क्या वाला है। उसका मुंह नीचे झुका हुआ था और उसके बालों ने उसका चेहरा बुरी तरीके से ढका हुआ था। मैंने बहुत ही गुस्से के साथ स्टैनली से पूछा, ये तुम कर क्या रहे हो?
तुम्हें पता है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया और तुम्हें इस तरीके से उससे इंटेरोगेशन करने का कोई राइट नहीं है। स्टैनली ने बहुत ही शांति के साथ जवाब दिया, पिछले 6 महीने से मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैंने उसे 1 साल पहले छोड़ दिया था पैसे देकर ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन फिर क्या, पूरा बताओ। तुम यहाँ पर उसको लाए क्यों हो और उसके साथ क्या करना चाहते हो? स्टैनली ने कुछ भी नहीं बोला और मेरे क्वेश्चन का कोई भी डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, पर उसकी आंखों में मैं कुछ भयानक देख पा रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं बस तुमसे चाहता हूँ कि तुम उसे जाकर बस दिलासा दिलाओ कि हम उसे छोड़ देंगे। अब मुझे समझ में आ गया था कि उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था, ताकि मैं उसे झूठा दिलासा दिलाऊं। और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि शायद वो किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मुझे उसी वक्त उसे मना कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस लिए मैंने हाँ कर दिया और मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि बस आज रात की बात है, जैसा ये कहते हैं वैसा मान लो और कल तुम्हें सुबह सुबह छोड़ दिया जाएगा। क्या मैं वापस केबिन से बाहर आ गया और उन ब्लैक एंड वाइट कैमरों से अंदर की ओर निगरानी करने लगे हम सब। इसके बाद स्टैनली ने मुझसे कहना शुरू करा, मैं जानता हूँ तुम समझोगे नहीं, एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं भी नहीं मानता था, क्योंकि ये सब सिर्फ अंधविश्वास की बातें लगती हैं, लोगों को पागल बनाना और ये सब। लेकिन जैसे जैसे मैं इन सब के अंदर गया, मुझे और ज़्यादा चीज़ें पता चलती गई। ऐसी चीज़ों का मैंने सामना कर लिया जो कि साइंस कभी नहीं समझा पाई। और मेरे दोस्त, यकीन करो, हमारी दुनिया से बढ़कर भी एक और दुनिया है, उनकी दुनिया। उनका हमारी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो हमारी दुनिया में ज़रूर आना चाहते हैं, हम पर काबू करना चाहते हैं और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर हम उन पर कंट्रोल कर लें तो वो शक्तियाँ हमें कहाँ पहुँचा देंगी ये तुम भी नहीं जानते। ये सब सुनने के बाद मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे सामने खड़े उस बंदे के अंदर चल क्या रहा है। और इसके साथ ही उसने फिर से बोलना शुरू करा, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ और गलती तुम्हारी नहीं है, तो अभी तुम देख लोगे जो होने वाला है। बहुत ही अजीब सी हंसी के साथ वो वापस पीछे की ओर चला गया। मुझे यही लग रहा था शायद उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर कुछ और ऐसा, लेकिन मुझे शायद उसे रोकना चाहिए। लेकिन स्टैनली ने तुरंत ऑर्डर दे दिए और इसी के साथ वो वहाँ पर जो भी होने वाला था वो शुरू हो गया। फिर मैं उस ओरला के चेम्बर को बहुत ही अच्छे से लॉक कर दिया गया। अंदर वो अकेली थी। मुझे नहीं पता था कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। जो 2 मिलिट्री के जवान थे वो बंदूक लेकर ऐसे खड़े थे कि न जाने यहाँ पर क्या होने वाला है। और मुझे अंदर से भी ऐसा लगने लगा अचानक से कि कुछ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। वहाँ पर उन मॉनिटर्स में मैं देखे जा रहा था। उसके बाद स्टैनली ने अचानक एक माइक्रोफोन में बोलना शुरू करा। मुझे पता चला कि उस माइक्रोफोन का स्पीकर ओरला के चेम्बर के अंदर है। मुझे नहीं पता था इतने टाइम में कि उसने वो वर्ड्स बोले कौन कौन से थे, लेकिन जो भी उसने कहा था वो सारा आयरिश लैंग्वेज में था। और वो आयरिश लैंग्वेज की कोई बिल्कुल पुराना बात करने का तरीका था जो कि शायद मैं तो कभी नहीं सुन पाया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टैनली को उसके बारे में कैसे पता, और ना ही मैं कभी जान पाया। बस मैं अपने सामने उसे बड़बड़ाते हुए देखे जा रहा था। उसके शब्द, पता नहीं वो क्या कर रहा था। वहां पे खड़ा हर एक बंदा उस स्क्रीन की तरफ बहुत ही ज्यादा डर के साथ देख रहा था। और स्पीकर में देखने के बाद मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा। ओरला धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर आगे पीछे हिलने लगी। जब मैंने बाहर समुद्र की तरफ देखा तो देखा कि लहरें तेज होने लगी थी अचानक से। सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसके हिसाब से आसमान साफ रहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टैनली लगातार बड़बड़ाए जा रहा था उस भाषा में, न जाने क्या।
लेकिन इतना मैं समझ पा रहा था, जो बाहर हो रहा है और जो अंदर ओरला के साथ हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर था। बस मुझे ये लग रहा था कि ये जो भी हो रहा है, मुझे इसे रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। मैं स्टैनली के पास तक गया ही था कि अचानक से पूरे शिप पर अंधेरा हो गया। लाइट्स गायब हो गई थी। मेरे मुंह से बस निकला, हे भगवान। दो चीज़ें जो मैं उस अंधेरे में नोटिस कर पा रहा था वो ये कि एक तो स्टैनली ने अचानक से बोलना बंद कर दिया था, और दूसरा पानी की लहरें जो अचानक से अभी तेज हो चुकी थी वो बिल्कुल शांत हो गई थी। मुश्किल से 1 सेकंड बीता होगा कि अचानक से पूरे हॉल में एक बार फिर से लाइट्स जलने लगी। लाइट्स जली तो मैंने देखा कि स्टैनली मुझे घूर रहा था और उसने बहुत ही धीरे से कहा, अब शुरू होता है। पता नहीं कैसे, लेकिन ओरला के चेंबर के कैमरा काम नहीं कर रहे थे। स्टैनली ने वहां पर जो 2 सोल्जर खड़े थे उन्हें अंदर जाके देखने के लिए कहा। वो दोनों सेना के जवान थे, लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम पर ऐसे डर रहे थे जैसे कोई बच्चे हों। मैं, स्टैनली और वो 2 टेक्नीशियन, हम सब यहाँ बाहर खड़े थे और वो दोनों सोल्जर अंदर। स्टैनली अब भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था, लेकिन अब वो कुछ अजीब सी बातें बोल रहा था। मुश्किल से 1 मिनट बीता होगा कि तभी एक चीख की आवाज आई। वो चीख जो कि शायद मैं कभी ना भूल पाऊं। वो किसी इंसान की नहीं थी, इतना तो मैं कह सकता हूं। स्टील के वो कॉरिडोर पूरी तरीके से उस चीख से गूंज रहे थे। जैसे ही ये चीख आई, इसके बाद उस सोल्जर की आवाज आई जो कि अंदर गया था, और उसके बाद कई सारी गोलियां चलने की आवाज। हम बस वहां खड़े ये सारी आवाजें सुन रहे थे, और उसके बाद जोर जोर से भाग के इधर आने की आवाज आई। बहुत ही डरावनी आवाज के साथ वो जो भी था वो इधर आ रहा था। जो वहां पर एक टेक्नीशियन था वो फौरन गेट खोलकर बोट के पास से एक लाइफ बोट के पास भागा, वहां से भागने के लिए। और तभी दूसरी तरफ से कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। मैं खुद उस टाइम पर इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मुझे सांस लेने में भी डर लग रहा था। मेरे पास एक बंदूक के अलावा कुछ नहीं था, और इतना तो मुझे पता चल गया था कि वो जो भी चीज अंदर है, बंदूक से उसका कुछ नहीं होने वाला। अचानक से दरवाजा खुला और वो जो एक सिपाही अंदर गया था वो बाहर आया। बिल्कुल सफेद चेहरा था उसका, उसकी पूरी यूनिफॉर्म पर खून लगा हुआ था और आंखों में थी दहशत। जैसे ही वो अंदर आया, वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज ही चली गई। वो आ रही है, सबको मार देगी, सबको, भागो यहां से। जैसे ही उसने बोला, अचानक से पता नहीं उसे एक धक्का लगा, एक ऐसा धक्का जो कि एक अनजान चीज ने लगाया था, क्योंकि वहां पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो सीधा जाकर सामने वाली दीवार पे जाकर टकराया और वहीं पर बेहोश हो गया। सामने जो खड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि फिजिकली तो ओरला ही दिख रही थी, लेकिन जिस भी चीज ने उसके ऊपर कब्जा किया था वो तो पक्का इंसान नहीं थी। अब उसकी त्वचा का कलर ही सफेद हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी में से एक अजीब सी लाइट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या। उसके बाल बिल्कुल अजीब तरीके से हवा में उड़ रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, जो कि अब बिल्कुल काली थी, जिनमें शैतान को मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। इतना ज्यादा डर गया था मैं कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था उस भयानक चीज को देखकर। तभी मैंने देखा पीछे से स्टैनली भागकर उसके पास जा रहा था, न जाने क्या करने के लिए। उसके पास जाकर उसने एक अजीब सा पानी उसके ऊपर फेंक दिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। वो जो भी चीज थी
उसने उसकी तरफ घूरना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसने अपना मुंह खोल लिया। स्टैनली को अब तक पता चल गया था कि वो जो भी करना चाहता है उससे कुछ भी नहीं हुआ और अब पता नहीं उसका क्या होगा। और इसी के साथ वो जो भी चीज थी उसने एक बार फिर से चिल्लाया, इतनी जोर से कि शायद कान ही फट जाते मेरे। वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। बस वहीं पर मैं लेट गया और अपने कानों पर अपने दोनों हाथों से दबाव बनाने लगा ताकि मुझे वो आवाज़ें ना आए। मैं देख पा रहा था कि स्टैनली जमीन पर लेटते हुए किसी कीड़े की तरह दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे पता था कि अब शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं इस घटना के 3 दिन बाद एक मिलिट्री हॉस्पिटल में उठा था। मुझे खुद को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया। 2 बार मैंने ऐसी चीखें सुनी थी जिनसे किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन हैरानी की बात थी अब भी मैं जिंदा था। मेरे अलावा 4 और लोग थे जो कि जिंदा बच गए थे। वो दोनों सिपाही, वो दोनों टेक्नीशियन, लेकिन उन्हें चोटें बहुत ही खतरनाक आई थी। लेकिन स्टैनली इतना लकी नहीं था, उसकी मौत हो गई थी। ऑफिशियली उसकी मौत का रीज़न हार्ट फेलियर बताया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह का वो बंदा था हार्ट अटैक से वो मर ही नहीं सकता था। लेकिन इस घटना को उन्हें छुपाना था। और उसके बाद मेरे पास भी कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए जिन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ हो, ये बात कभी भी किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। जिस शिप पर ये सारी घटना हुई थी, HMS रैम्सगेट, उसे आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया। पक्का मुझे यही लगता था कि बाकी जो बचे हुए लोग थे उनको भी यही सब कहा गया होगा। स्टैनली का फ्यूनरल बहुत ही सीक्रेटली तरीके से हुआ था। अब आप पूछ सकते हो ओरला के बारे में, उसका क्या हुआ? उसका शरीर कभी नहीं मिला। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कभी वो उस बोट पर चढ़ी ही नहीं, बस उसकी लापता होने की खबर थी। इस पूरी घटना को कभी किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं उतारा गया। बस यही लिखा था कि पानी के तूफान की वजह से हमारा शिप डूब गया था। ये पूरी घटना वैसे बाहर तो आ ही चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस पूरी बात को वो लोग छुपा के रखें। काफी टाइम तक मुझे हॉस्पिटल में रहने के बाद कि मुझे वापस से ड्यूटी पर बुला लिया गया। इसके बाद लेकिन मुझे कभी भी आयरलैंड में नहीं बुलाया गया। उस भयानक चीज के सपने मुझे हर रोज रात में आते और 12 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। और उसके बाद सबसे अजीब चीज घटी। मेरे अलावा उस घटना में बचे बाकी के 4 लोगों की एक साथ बहुत ही अलग अलग तरीकों से मौत हो गई। वो जो 2 सिपाही थे उनकी जंग में मौत हो गई थी। उसी के अगले दिन रात के समय जो 2 टेक्नीशियन थे वो बिजली के झटके से मारे गए थे। और ये घटना सिर्फ 2 दिन के अंदर हुई थी। मुझे कैसे भी खबर मिली कि शायद ब्रिटिश लोग उस घटना में बचे सारे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घटना के कुछ टाइम बाद मैं आयरिश माइथोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगा और तब मुझे पता चला बैंशी के बारे में। इसे आप एक तरीके की चुड़ैल ही कह सकते हो, जो कि मौत का सौदा करती है। मानते हैं कि उसकी चीख हमेशा मौत लाती है। और उसके बारे में जो मैं जान पाया वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मैंने उस रात देखा था। स्टैनली ने उस दूसरी दुनिया से एक बैंशी को बुला लिया था, एक बेहद ही खतरनाक आत्मा, और उसका जरिया थी ओरला नाम की वो लड़की। जिस तरीके से बाकी सब लोग मर गए थे, मुझे यही लगा था कि अब मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं मरा और मैं अभी तक जी रहा हूं। मेरी उम्र आज 72 साल है, लेकिन मैं ही क्यों जिंदा बचा? वो जो भी चीज थी उसने मुझे क्यों नहीं मारा? शायद वो मुझे जीने देना चाहती थी। नहीं, मेरी पूरी जिंदगी इसके बाद बस तकलीफ में गुजरी। मुझे कैंसर हो गया,
मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मेरा बेटा पिछले 20 साल से गायब है और मैं शराब की वजह से खुद को तबाह कर चुका हूं। वो जो भी चीज थी, शायद उसे उसकी यादें अब भी याद थी। शायद उसे याद था कि मैंने कभी उसकी मदद करी थी, लेकिन बदला उसने इस बात का लिया कि मैंने उसे धोखा दिया। लेकिन ये सब कुछ अब लगभग खत्म होने वाला है। कुछ ही सालों में मेरी मौत हो जाएगी, ये मुझे पक्का पता है। तो आप ये सोच सकते हो कि मैंने आपको ये घटना क्यों बताई। क्या मैं ब्रिटिश आर्मी को एक्सपोज करना चाहता हूँ, या फिर आप सभी लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि दूसरी दुनिया की शक्तियों से ना खिलवाड़ करें। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। ये बस मैं एक कन्फेशन दे रहा हूँ। आयरलैंड में चल रही जंग अब बेशक खत्म हो चुकी है, लेकिन उस लड़की ओरला की जंग कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमने जो उसके साथ करा उससे वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी। मुझे कई बार सपनों में वो दिखती है, और जब भी दिखती है वो बहुत ही बुरी तरीके से मुझे डरा देती है। बस अब मुझे इंतजार है तो अपनी मौत का।